इंट्रोडक्शन के बाद हम जो है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की जो डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो आगे काम आने वाली हैं। तो मैं डेफिनेशन इसकी लिख लेता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। लाइक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन is a market structure where, यहाँ पे जो वर्ड यूज़ होगा वो होगा सो मैनी। इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ ताकि ये सो मैनी, प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हो, मोनोपोलिस्ट भी कह सकते हो। मैं प्रोड्यूसर्स और मोनोपोलिस्ट दोनों लिख लेता हूँ ताकि जो है ये क्लियर हो जाए। अच्छा, मोनोपोलिस्ट हो या कम प्रोड्यूसर्स हो, ये compete करते हैं और competing with each other on the ground of डिफ्रेंशिएशन। जिस तरह मैंने बात की थी कि जो परफेक्ट कंपटीशन की प्रॉपर्टी होमोजीनियस प्रोडक्ट की वो हार्डली फाउंड होती है, तो ये ग्राउंड ऑफ डिफ्रेंशिएशन इन देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। मैंने कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पे सो मैनी प्रोड्यूसर्स और मोनोपोलिस्ट जो हैं ये compete करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। किस बिहाफ पे compete करेंगे? ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट्स में डिफ्रेंशिएशन एग्जिस्ट करती है, रियल डिफ्रेंशिएशन भी हो सकती है, इमेजिनरी डिफ्रेंशिएशन भी हो सकती है। इस डिफ्रेंशिएशन के बिहाफ पे जो मोनोपोलिस्ट हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, compete करते हैं। कंपटीशन जो है वो उनके मांग जो है वो रहता है। जिस तरह हमारे पास सो मनी एग्जांपल्स हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, जिसमें टूथपेस्ट हैं, शैम्पूज़ हैं, वॉशिंग पाउडर्स हैं, ठीक है, टॉयलेट सोप्स हैं, एट्सेट्रा। ये सारी की सारी जो है वो आपको मोनोपोलिस्टिक की कंपटीशन जो है वो मिलेंगी। इमेजिनरी डिफ्रेंशिएशन भी एग्जिस्ट करती है इनमें, कलरिंग, पैकिंग, फ्रेगनेंस, या रियल जो डिफ्रेंशिएशन है रॉ मटेरियल की, क्वालिटी की, वो भी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन थी थोड़ी सी समझने के लिए। तो एक्चुअलिटी जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। सो मैनी, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। इनकी स्ट्रेंथ बताई जाती है 40 to 80, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की कि जो टेक्निकली अगर डिफाइन करना चाहो तो आप कहोगे कि नंबर ऑफ फर्म्स मस्ट बी मोर देन मोनोपोली बट लेस देन द परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है ना। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो नंबर ऑफ फर्म्स हैं मोनोपोली से ज़्यादा होनी चाहिए और जो परफेक्ट कंपटीशन है इससे कम होनी चाहिए। तब मैंने वर्ड यूज़ किया ऊपर जो है वो सो मैनी फर्म्स आर कंपीटिंग विद ईच अदर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफ्रेंशिएशन इन प्रोडक्ट्स। क्लियर हो गया जी। तो नॉर्मली इनके जो नंबर ऑफ फर्म्स जो है इनकी रेंज जो है वो 14 to 80 जो है वो आपको मिलेगी। सेकंड प्रॉपर्टी है, समझने की बात है, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वो इसी एक प्रोडक्ट प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। अब प्रोडक्ट्स में जो डिफ्रेंशिएशंस हैं वो हमने बात की थी कि एक रियल डिफ्रेंशिएशन होती है, ठीक है, और दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है जो डिफ्रेंशिएशन है वो है इमेजिनरी डिफ्रेंशिएशन, ठीक है ना। रियल डिफ्रेंशिएशन जो है वो रॉ मटेरियल के डिफरेंट होने की वजह से हो सकता है, रॉ मटेरियल की क्वालिटी में फ़र्क होने की वजह से होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी में फ़र्क होने की वजह से भी जो डिफ्रेंशिएशन एग्जिस्ट करती है, ये इसको हम कहते हैं रियल डिफ्रेंशिएशन इन प्रोडक्ट्स। तो इमेजिनरी डिफ्रेंशिएशन जो है ये स्टाइल में प्रोडक्ट्स जो है वो मुख्तलिफ हो सकती हैं, ठीक है ना।
पैकिंग के हवाले से जो है उनकी जो है वो डिफ्रेंशिएशन उनमें एग्जिस्ट कर सकती है। अच्छा, जो लुक्रेटिव एडवर्टाइजमेंट है, एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट के बिहाफ पे भी जो है वो प्रोडक्ट्स की डिफ्रेंशिएशन जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। बेटर सेल्समैनशिप की वजह से हो सकती है, फ्रेगनेंस की वजह से हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह की जो डिफ्रेंशिएशन प्रोडक्ट्स में एग्जिस्ट करती है उसको हम कहते हैं इमेजिनरी डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, ये जो डिफ्रेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था सॉफ्रा ने। ठीक है ना, फिर बात आ गई इन्हीं की कि इन्होंने जो है वो सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन प्रोडक्ट्स की डिफ्रेंशिएशन का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। ताहम बाद में जो चैम्बरलेन थे, अभी जो हम मोनोप्लिस्टिक का जो कर रहे हैं मॉडल डिस्कस कर रहे हैं ये भी चैम्बरलेन का है। ठीक है ना, हमने लास्ट में बात की थी कि मिस रॉबिन्सन और चैम्बरलेन ने वर्कआउट डिफरेंट किया हुआ है लेकिन इनके कंक्लूजन सेम है। उन्होंने रॉबिन्सन ने अपने वर्कआउट को इम्परफेक्ट कंपटीशन का नाम दिया और चैम्बरलेन ने अपने वर्कआउट को जो है वो मोनोप्लिस्टिक कंपटीशन का नाम दिया। और हम जो अभी मॉडल वर्कआउट डिस्कस कर रहे हैं ये चैम्बरलेन का ही है। तो चैम्बरलेन ने एलिब्रेट किया था इसकी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की इम्प्लीकेशंस को फॉर प्राइसिंग एंड आउटपुट डिसीजंस। ठीक है, और जो फर्म की प्लस इसके साथ जो सेलिंग स्ट्रेटजीज है उनको भी चैम्बरलेन ने क्या किया था, एलोबरेट किया था इनकी इम्प्लीकेशंस को। सो चैम्बरलेन ने जो है वो 2 एडिशनल पॉलिसीज वेरिएबल्स जो है वो सामने लाए। इस डिफरेंशिएशन के बिहाफ पे चैम्बरलेन ने 2 तरह की जो पॉलिसी वेरिएबल्स हैं, एडिशनल पॉलिसी वेरिएबल्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए। कौन कौन से थे जी? एक प्रोडक्ट इटसेल्फ है और दूसरा सेलिंग एक्टिविटीज़ है। 2 चीज़ें जो है ये एडिशनली प्रोडक्ट इटसेल्फ और सेकंड जो है ये सेलिंग एक्टिविटीज। ये 2 चीज़ें जो है इन्होंने एडिशनली क्या हुआ है इंट्रोड्यूस कराई है। सो क्या होगा कि जो प्रोडक्ट का डिमांड कर्व होगा किसी भी इंडिविजुअल फर्म का, वो ये दोनों के दोनों डायमेंशंस क्या करेगा, इंक्लूड करेगा। ठीक है ना, पहले हम क्या करते थे, डिमांड कर्व को, सिंपल डिमांड कर्व को या ऑर्डिनरी डिमांड कर्व को एक्सप्लेन करते तो हम कहते थे कि ये डिमांड कर्व जो है ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करता है प्राइसेस की और डिफरेंट कमोडिटीज़ जो कंज्यूमर जो है क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करता है। लेकिन यहाँ पे जो डिमांड कर्व होगा वो इन 2 एडिशनल डायमेंशंस को भी लेके चलेगा। प्रोडक्ट्स की डिफरेंशिएशन भी होगी और जो सेलिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको भी ये मॉडल डिमांड कर्व क्या करेगा, साथ लेके चलेगा। ठीक हो गया जी। और हमारा ये जो मॉडल है इसका जो मेन फीचर्स है, ये बात ध्यान में रखनी है, वो डिफरेंशिएशन, जो प्रोडक्ट्स की डिफरेंशिएशन है इसके अराउंड मूव करता है। जो प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन, रियल डिफरेंशिएशन, इमेजिनरी डिफरेंशिएशन जो हमने डिस्कस की है, हमारा ये मॉडल इन्हीं 2 डिफरेंशिएशन के अराउंड जो क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, जो बेसिक आइडिया है इस डिफरेंशिएशन के बिहाइंड वो क्या है कि प्रोडक्ट को यूनिक बनाना है इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर। क्लियर हो गया जी। तो ये बातें सारे जहन में रखनी है आपने क्योंकि ये आगे मॉडल में क्या होगा, एक्सप्लेन होगा। अब थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ अ फर्म। डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ डिस्क्रिशनरी कहते हैं इख्तियारी, ज़ाती सूझबूझ का, ठीक है, अपनी मर्ज़ी का, होशमंदी कहते हैं डिक्शनरी को। ठीक है, इख्तियार कह सकते हो आप। तो ये जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है ना, इसका इफेक्ट क्या हुआ, प्रोडक्ट्स में जो डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करती है इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसका इफेक्ट क्या हुआ? इसका इफेक्ट ये हुआ कि प्रोड्यूसर्स जो हैं उनके पास जो डिस्क्रिशन पावर है, सम डिस्क्रिशन पावर जो है रिगार्डिंग प्राइसेस क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। इस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से प्रोड्यूसर्स के पास जो डिस्क्रिशन है रिगार्डिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है ना, क्या हो रहा है कि प्राइस को रोटेट करने का इख्तियार जो है इस डिफरेंशिएशन की वजह से उनके पास चला जाता है। ऑब्वियसली सामने नज़र आ रहा है ना, प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेम नहीं हैं, वो मुख्तलिफ हैं। तो जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो उनकी प्राइसेस को, उन प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट करके
अलहदा करके एक दूसरे से उनकी प्राइसेस को क्या करते हैं, वो चेंज कर सकते हैं। ये डिस्क्रिशन पावर उनके पास जो है वो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन की वजह से चली जाती है। प्राइस टेकर नहीं होते प्रोड्यूसर जो है वो, प्राइस टेकर नहीं होते, लेकिन आप कह सकते हो कि उनके पास मोनोपोली की कुछ ना कुछ डिग्री जो है वो एग्जिस्ट करती है, जिसको वो एक्सप्लॉइटली क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है ना कि देखें ना, प्रोडक्ट्स डिफरेंट होंगी, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएशन एग्जिस्ट करती है, तो उनके पास कुछ ना कुछ इख्तियार चला जाता है रिगार्डिंग प्राइसेस, प्राइस को रोटेट कर सकते हैं। तो क्या होगा, उनके पास एक तरह की मोनोपोली जो है वो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, जिसको वो आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि हमने बात की कि फर्म्स जो है ये 14 to 80 तक जा सकती हैं, सो मैनी फर्म्स एग्जिस्ट करती हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, तो इन्होंने कंपटीशन को भी फेस करना है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बाकी जो फर्म्स हैं वो जो कमोडिटी ये फर्म बना रही होती हैं, उनके क्लोज सब्सटीट्यूट्स क्या कर रही होती हैं, ऑफर कर रही होती हैं। तो जब इस जो प्रोडक्ट एक फर्म की होती है, बाकी फर्म्स भी उसी तरह की प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रही होती हैं, जो कि सब्सटीट्यूट उनका क्लोज सब्सटीट्यूट होती हैं, परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं होती बल्कि क्लोज सब्सटीट्यूट होती हैं, लेकिन वो ऑफर कर रही होती है उसी तरह की प्रोडक्ट्स, तो इनको एक कंपटीशन जो है वो क्या होता है, फेस करना पड़ता है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि प्राइस पर जो इनकी डिस्क्रिशन है, जो इख्तियार है प्राइस डिटर्मिनेशन का, वो कम हो जाता है ड्यू टू दिस कंपटीशन। बात समझ आ रही है ना। इस कंपटीशन की वजह से क्या होगा कि उनकी जो डिस्क्रिशन पावर है वो लिमिटेड हो जाती है, जबकि प्राइस डिटर्मिनेशन में, प्रोडक्ट की प्राइस डिटर्मिनेशन के जो हर एक फर्म का प्रोड्यूसर है वो अपने राइवल फर्म्स की जो प्राइसेस हैं उनको अपने व्यू में रखेगा, उनको सामने रख के अपनी प्राइस को डिटरमिन करेगा, ठीक है ना। ये कंपटीशन की टैक्टिक्स है, ठीक है ना। फोर्थ जो है ये जो प्रॉपर्टी है वो है प्रोडक्ट ग्रुप की। प्रोडक्ट ग्रुप की प्रॉपर्टी जो है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में चैम्बरलिन ने इंट्रोड्यूस करवाई है। प्रोडक्ट्स क्योंकि होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस है, ठीक है ना, ड्यू टू रियल और इमेजिनरी डिफ्रेंशिएशन। प्रोडक्ट्स क्या हैं, हेट्रोजीनियस हैं, मुख्तलिफ हैं, एक जैसी नहीं है, होमोजीनियस नहीं है। तो हमारा जो मार्केट डिमांड कर्व है या स्केड्यूल है या सप्लाई स्केड्यूल है, ठीक है, मार्केट डिमांड का या सप्लाई का जो स्केड्यूल है वो होमोजीनियस कमोडिटीज़ का और होगा, और हेट्रोजीनियस कमोडिटीज़ क्या क्या होगा, और होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे तो कमोडिटीज़ जो है वो हेट्रोजीनियस है, तो जो हमारे पास डिमांड कर्व होगा, मार्केट डिमांड कर्व, वो मुख्तलिफ हो जाएगा यहाँ पे, पहली बात इसमें, ठीक है, ये ध्यान में रखनी है आपने, ठीक है ना। क्या होगा इसके मुताबिक, फॉर द सेक ऑफ दिस मॉडल जो वर्ड यूज़ होगा वो क्या होगा, इंडस्ट्री को हमने रीडिफाइन करना है। अब यहाँ पे जो वर्ड हम यूज़ करेंगे वो होगा इंडस्ट्री, ठीक है ना। इस मॉडल में हमने जो वर्ड यूज़ करना है वो यूज़ करना है इंडस्ट्री का, ठीक है। क्या होगा, चैम्बरलिन ने जो प्रोडक्ट ग्रुप का कंसेप्ट जो है इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक है ना। वो प्रोडक्ट्स आपस में क्या हैं, हमने पूरी बात की है, क्लोजली रिलेटेड होती हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। अब ये प्रोडक्ट्स जो है वो टेक्नोलॉजिकल या इकोनॉमिक सब्सटीट्यूट हो सकती हैं, ठीक हो गया ना। कि प्रोडक्ट्स डिफ्रेंशिएशन की वजह से, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमारे पास परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट्स जो हैं वो हेट्रोजीनियस होंगे। अब हेट्रोजेनिटी की वजह से हमारे पास जो मार्केट डिमांड कर्व होगा या जो सप्लाई कर्व होगा मार्केट का स्केड्यूल, ये आम होमोजीनियस कमोडिटीज़ के डिमांड और सप्लाई के स्केड्यूल की तरह नहीं होगा, ठीक है ना। क्या होगा कि हमने इस मॉडल में जो कॉन्सेप्ट है वो इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट सामने लाना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि चैम्बरलिन ने अपने इस सारे वर्कआउट में जो कॉन्सेप्ट दी है प्रोडक्ट ग्रुप का, प्रोडक्ट ग्रुप का, ठीक है ना, ये क्लोजली रिलेटेड गुड्स के कंसेप्ट को सामने लाता है। ऐसी कमोडिटीज़ हैं जो एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड है,
ठीक है ना। अब जब क्लोजली रिलेटेड होंगी तो प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजिकली या इकोनॉमिकली क्या होंगी, आप एक दूसरे में सब्सटीट्यूट होंगी। अब टेक्नोलॉजिकल सब्सटीट्यूट्स कौन सी कमोडिटीज़ होती हैं? टेक्नोलॉजिकल टेक्निकली जो कमोडिटीज़ एक दूसरे का सब्सटीट्यूट होती हैं वो कैसी कमोडिटीज़ होती हैं? जो कि टेक्निकली सेम वांट्स को क्या करती हैं, कवर करती हैं। ऐसी कमोडिटीज़ जो टेक्निकली सेम वांट्स को कवर कर रही है। जिस तरह एग्जांपल गिवन है कि जो तमाम की तमाम कार्स हैं, जितनी भी कार्स हैं, ये टेक्नोलॉजिकल सब्सटीट्यूट है एक दूसरे का। क्यों? ये सारी की सारी कार्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं, ठीक है ना। अब जब आप बात करोगे किसकी, टोयोटा और डॉटसन की, ठीक है ना। अब ये एक दूसरे का इकोनॉमिक टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल सब्सटीट्यूट भी हैं और प्लस इकोनॉमिक सब्सटीट्यूट भी हैं, ठीक है ना। ये इकोनॉमिक्स है क्योंकि ये डिफरेंट वांट्स को क्या, सेम वांट्स को भी पूरा कर रही हैं और डिफरेंट वांट्स को भी क्या कर रही हैं, ये पूरा कर रही हैं, ठीक है ना। टोयोटा और डॉटसन, अब ट्रांसपोर्ट है लेकिन इनका पर्पस जो है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक हो गया। तो चैम्बरलिन का जो ये मॉडल है प्रोडक्ट ग्रुप का, जो उसने प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कस की है, ये कंसिस्ट करती है तमाम उन फर्म्स पे जो कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। और ये गुड्स जो हैं वो इकोनॉमिक या टेक्निकल सब्सटीट्यूट्स हो सकती हैं, ठीक हो गया। क्या होगा कि ये टेक्निकली सब्सटीट्यूट होंगी या इकोनॉमिकली सब्सटीट्यूट होंगी, लेकिन ये टुगेदर क्या करेंगी, इक्विवेलेंटली ये एक इंडस्ट्री की फॉर्म में आपके सामने आएंगी। इसलिए मैंने कहा कि इस मॉडल में हमने जो मार्केट डिमांड कर्व है, स्केड्यूल है, मार्केट डिमांड का, मार्केट सप्लाई का स्केड्यूल है, उनको होमोजेनियस प्रोडक्ट की शेप में नहीं लेना जिस तरह हमने पहले डिस्कस, बल्कि ये हेट्रोजीनियस गुड्स हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो वर्ड यूज़ करना है वो इंडस्ट्री का यूज़ करना है। प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजिकल सब्सटीट्यूट हो एक दूसरे की या इकोनॉमिक सब्सटीट्यूट को, ये कलेक्टिवली क्या करेंगी, इक्विवेलेंटली इंडस्ट्री की फॉर्म में सामने आएंगी।